नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 40 मिनट में बीजेपी की पूरी पार्टी लाइन बदल दी। आज मोदी ने बीजेपी के शहर के नेताओं को बुलाया और उन्हें समझाया कि 344 सीटें जीती जा सकती हैं। शहर की हर सीट बीजेपी की हो सकती है। इसके लिए 3 काम करने होंगे। पहला, हमेशा चुनाव की मत सोचो, जनता की सोचो। दूसरा, हमेशा धर्म के बारे में मत सोचो, हिंदू मुसलमान मत करो, विकास पर भी वोट मिल सकता है। और तीसरा, शहर के कोर वोटर को छोड़ना नहीं है। मोदी का शहरी वोटर कैसे मोदी के पास ही रहेगा, मोदी ने आज बीजेपी को समझाया कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी ने एक फॉर्मूला दिया, नया एम फैक्टर। 2024 के लिए मोदी का मध्यम वर्ग क्या है? मोदी ने गुजरात में बीजेपी के मेयर्स को बुलाया तो वोटर के बारे में क्या समझाया? मोदी का फॉर्मूला नंबर 1, जो वोटर है उसे छोड़ना नहीं है। बीजेपी के अर्बन किले में किसी दूसरी पार्टी को एंट्री नहीं देनी। फॉर्मूला नंबर 2, सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव होने से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिक्स में फुल टाइम देना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 3, कार्यकर्ताओं को पार्टी के डायरेक्शन पर ही रहना है, यानी काम पर जोर देना है और शहरों में हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है, वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। जब विकास मानव केंद्रित होता है, जब जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, तो सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के मेयर्स कॉन्फ्रेंस में जो समझाया, अब उसे नंबर्स में समझते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 344 सीटें या तो अर्बन है या सेमी अर्बन। इनके अलावा 199 ग्रामीण सीटें हैं। 344 शहरी सीटों में से बीजेपी ने 2014 में 168 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी ने यहां अपनी सीटें बढ़ाकर 180 कर ली। 199 ग्रामीण सीटों में से बीजेपी ने 2014 में 115 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी ने यहां 123 सीटें जीत ली। मोदी ने 344 शहरी सीटों पर फोकस किया है। प्रधानमंत्री ने मीटिंग गुजरात में ली, लेकिन उनकी पॉलिटिकल व्याख्या पूरे देश के लिए है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। बीजेपी को नरेंद्र मोदी की गाइडेंस क्लियर है। पहले जो उनके पास है उसे सिक्योर करो, फिर नया दंगल जीतो। अर्बन और सेमी अर्बन, मोटे तौर पर कहें तो शहरी सीटों पर बीजेपी का हमेशा अपर हैंड रहा है। 2014 में 344 शहरी सीटों में से बीजेपी ने 168 सीटें जीती। कांग्रेस को सिर्फ 27 सीटें मिली। 2019 में बीजेपी ने शहरी क्षेत्र में 180 सीटें जीती और कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटें मिली। बात करें हिंदी हार्टलैंड यानी हिंदी पट्टी की, तो यहां की 98 शहरी सीटों में से 2014 में बीजेपी को 91 सीटें मिली और 2019 में बीजेपी ने 87 सीटें जीती। यहां एक और डेटा देखना इंपॉर्टेंट है। 14 के चुनाव में हिंदी पट्टी की 98 शहरी सीटों में से 84 सीटों पर बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट मिले। 19 के चुनाव में हिंदी पट्टी की 94 सीटों पर बीजेपी को 40% या उससे अधिक वोट मिले। शहरी वोटर्स का सपोर्ट लेने के 2 तरीके हैं। एक पुराना तरीका है जो मोदी से पहले चलता था और जिसे अब भी कुछ पार्टियां आजमाती हैं। पुराना मॉडल फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री अस्पताल, फ्री पढ़ाई और फ्री दवाई वाला मॉडल है। इसमें क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता,
बस किसी तरह वोटर को खुश रखने पर जोर रहता है, भले ही वोटर कुछ गलत ही क्यों ना कर रहा हो। दूसरा मॉडल मोदी का बुलडोजर मॉडल है। नरेंद्र मोदी ने इसे 17 साल पहले 2005 में ही अपनाया था। तब वो गुजरात के सीएम थे। एनक्रोचमेंट हटाने के लिए मोदी ने बुलडोजर चलवाए थे। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सोच सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीमित नहीं होनी चाहिए। चुनाव केंद्रित सोच से हम शहर का भला नहीं कर सकते हैं। कई बार शहर के लिए फैसला बेहतर होते हुए भी इस डर से नहीं किया जाता कि कहीं चुनाव में नुकसान हो जाए। अब मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो 2005 में हमने अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाने का कार्यक्रम बनाया और करीब 100-150 ऐसे पॉइंट निकाले जिसके आधार पर शहर में चौराहे की चिंता करना, एंक्रोचमेंट को हटाना, सफाई की चिंता करना, बिजली के तार पुराने हैं तो बताना, बहुत सारे पैरामीटर्स थे। अब जब एंक्रोचमेंट हटाना शुरू किया तो मुझे मेरे गुजरात के भाजपा के नेता मिलने आए। उनका कहना था, साहब अभी तो हमारा कॉर्पोरेशन और पंचायतों का चुनाव आने वाला है, अपने कार्यक्रम कैसे ले लिया। अच्छा, मैं भी भूल गया था कि 2005 को मैंने अर्बन डेवलपमेंट ईयर बनाया, लेकिन उस समय चुनाव है, मुझे भी ध्यान नहीं था। जब सब लोग आए, मैंने कहा देखो भाई, अब ये बदल नहीं होगा। हमें लोगों को समझाना होगा, लोगों का विश्वास बढ़ाना होगा। मैं जानता हूं कि जब हम एनक्रोचमेंट को हटाते हैं तो जिसका जाता है उसको गुस्सा भी आता है, नाराजगी होती है। लेकिन मेरा अनुभव दूसरा रहा। जब हमने एक ईमानदारी से प्रयास शुरू किया तो लोग स्वयं आगे आए। लोगों ने जो अपना कभी आधा फुट, 1 फुट, 2 फुट कुछ न कुछ किया था, सबने हटाना शुरू किया। रोड खुल गए, रोड चौड़े बनने लग गए, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि यहां पर कोई भाई भतीजावाद नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, एक कतार में जो भी है सबका हटाया जा रहा है। तो लोगों ने मदद की, अतिक्रमण हटा, रास्ते चौड़े हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सही काम करते हैं, जनहित में करते हैं, तो लोगों का साथ मिलता है, डरने की जरूरत नहीं जी। एनक्रोचमेंट हटाने से भी वोट आते हैं, यह मोदी ने करके दिखाया था। सड़कें चौड़ी करने से भी वोट मिलते हैं, यह सबसे पहले गुजरात में हुआ था। प्रधानमंत्री के सियासी विरोधी अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी की सोच चुनाव केंद्रित है। सोचिए, चुनाव में नफा नुकसान सोचने वाला नेता क्या बुलडोजर चलवाएगा? चुनावी फायदे के लिए काम करने वाला नेता क्या अतिक्रमण हटवाएगा? 24 से पहले 22 है। लोकसभा से पहले विधानसभा के चुनाव हैं। पहला नंबर ही गुजरात का है। मोदी ने बीजेपी को जहां शहरी वोट का गणित समझाया, वहां की शहरी सीटों पर बीजेपी की पोजीशन देख लीजिए। गुजरात की लोकसभा सीटों पर मोदी को कोई दिक्कत नहीं है। 26 की 26 सीटें बीजेपी के पास हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े शहरों की 55 सीटों में से 45 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 10 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अहमदाबाद की 21 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी ने जीती थी। सूरत की 16 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वडोदरा की 10 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी और राजकोट की 8 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 17 के गुजरात चुनाव में बीजेपी की सरकार ही इसलिए बन पाई क्योंकि शहरी वोटर ने मोदी की पार्टी को चूज किया। ग्रामीण सीटों पर आगे होने के बावजूद कांग्रेस शहरी सीटों पर पिछड़ गई। तब से लेकर आज तक बीजेपी ने गुजरात के गांवों में मेहनत की है तो शहरों में भी खूब मेहनत की है। 303 लोकसभाएं तो जीती ही आपके आशीर्वाद से। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपना आशीर्वाद रखा। हमने यहां भी 26 की 26 लोकसभाएं जीती। हमने 182 में से 112 सीटें जीती। हमारे 112 विधायक बने। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने नगर पालिकाओं में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उसमें भी आपने जीत हासिल कराई। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं।
मैं नतीजे देख रहा था, अहमदाबाद में 199 सीटों में 169 सीट हम जीत करके आए हैं। अगर वडोदरा की बात करें तो 76 में से 69 सीट जीत करके आए हैं। अगर हम सूरत की बात करें तो 120 में से 93 सीट जीत करके आए हैं। अगर हम गांधीनगर की बात करें तो 44 में से 41 सीटें जीत करके आए हैं। अगर हम भावनगर की बात करें तो 52 सीटों में 44 सीट जीत करके आए हैं। और जामनगर की बात करें तो 64 में 50 सीटें जीत करके आए हैं। और राजकोट की बात करें तो 72 में से 68 सीट जीत करके आए हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और जूनागढ़ में 60 में से 54 सीटें जीत करके आए हैं। मित्रों, यह है आपकी मेहनत का नतीजा और यह है जनता का आशीर्वाद जो आपको मिला है। इसको संजो कर रखना यह आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। गुजरात में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई नहीं है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की सियासत का तीसरा कोण तैयार किया है। केजरीवाल का भी जोर शहरी सीटों पर है। केजरीवाल लूट और छूट दोनों डायलॉग मार रहे हैं। अभी तक इस देश में लूट की राजनीति चल रही थी। जितनी सरकारें थी, जितने नेता थे, ये मोस्टली जो है वो लूटते थे, सरकारों को लूटते थे ये लोग, और सारा पैसा स्विस बैंकों में ले जाते थे, सारा लूट रहे। पहली बार इस देश के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा बचाते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं, रिश्वत नहीं लेते, उससे सरकार में खूब पैसा बचता है, उससे हम जनता को फ्री बिजली देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री अस्पताल देते हैं, फ्री दवाइयां देते हैं। अब ये लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको फ्री देना पड़ गया तो इनका लूटने का पैसा हो जाएगा। तो एक चीज गांठ बांध लो, जो आदमी कहे कि फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, समझ लेना उस आदमी की नीयत में खोट है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप के साथ गुजरात कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस सीन से भी गायब दिख रही है। केजरीवाल इसका फायदा उठाने की फिराक में है, लेकिन बीजेपी के नेता ग्राउंड पर उतर चुके हैं। कमान मोदी के हाथ में है, इसलिए दूसरी किसी पार्टी की दाल गलनी मुश्किल है। शहरी गरीबों के साथ साथ जो हमारा मध्यम वर्ग है, उनके घर के सपने को पूरा करने के लिए भी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद की है। हमने रेरा जैसे कानून बनाकर लोगों के हित सुरक्षित किए हैं, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार। किस स्कीम में पैसा डाल देता था, स्कीम पूरी नहीं होती थी। जिस काम का पहले नक्शा दिखाया जाता था, पैम्फलेट दिखाया जाता था, जब मकान बनता था तब दूसरा हो जाता था, साइज छोटी हो जाती थी, कमरा बदल जाता था। रेरा के कारण अब उसको ये अधिकार मिला है कि उसके जो निर्णय हुआ है वो चीज उसको मिलनी चाहिए। गुजरात में केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों फ्री वाली रेवड़ी बांटने का वादा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात में फ्री कुछ नहीं देने जा रहे। उनका वादा है कि जो भी देंगे वर्ल्ड क्लास देंगे। गुजरात में ओवैसी भी घूम रहे हैं। करीब 10% मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी गुजरात को पोलराइज कर देना चाहते हैं। पोलराइजेशन से हमेशा बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन मोदी उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर काम पर सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो दूसरे किसी और रास्ते पर क्यों जाना। कांग्रेस में इस समय दो ही बातें हो रही हैं, पहली भारत जोड़ो यात्रा की और दूसरी कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। राहुल गांधी केरल में हैं, भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं। इधर दिल्ली में अध्यक्ष पद को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। पहली बार होगा गांधी परिवार से बाहर किसी के नाम की चर्चा है। कल सुबह राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली आ रहे हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज करीब 1.5 घंटे बाद जयपुर में गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है गहलोत को लेकर सोनिया गांधी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन इन सब के बीच आज जयराम रमेश ने एक बड़ा बयान देकर कांग्रेस के अंदर ही कंफ्यूजन पैदा कर दिया। जयराम रमेश ने कहा कई राज्यों में प्रस्ताव पारित करने का मतलब यह नहीं है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना मजबूरी है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह उनको तय करना है। चुनाव नामांकन प्रक्रिया के बाद ही पता चलेगा। Let the election be held. It's an open process, it's a democratic process. You don't need anybody's permission to file your nomination papers. So people are free to file the nomination papers. Anybody can file, absolutely. But our focus is Bharat Jodo Yatra.
रामपुर में दिखाने के लिए तो यूनिवर्सिटी चल रही थी, लेकिन दीवार में क्या चुनवा दिया गया था? समतल जमीन के नीचे क्या छिपा दिया गया? आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई, आज उसकी दीवारों को तोड़ा गया तो अंदर से निकला, जमीन को खोदा गया तो क्या बाहर निकला? हमारे सीनियर रिपोर्टर मनीष प्रसाद जब रामपुर पहुंचे तो उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट को देखिए, रामपुर की दीवारों के राज खुलेंगे। दीवार से किताब निकल रही है। जमीन के नीचे से मशीन निकल रही है, वो भी लाइव कैमरे के सामने, मीडिया की मौजूदगी में। और मुसीबत में फिर से फंस गए हैं आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। 2019 में मामला दर्ज हुआ कि औलिया मदरसा की किताबें लापता है, उसे चोरी कर ली है। मामला दर्ज हुआ आजम खां के ऊपर, और ये आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का फर्स्ट फ्लोर है। ये किताबें जिसमें नवाब एस्टेट की मोहरें लगी हुई हैं, इन 7 कमरों के अंदर बंद थी और सामने दीवार थी। इस दीवार के ऊपर सब कुछ प्लेन था, यानी दीवार के अंदर इसे चुनवाया हुआ था और यहां पर पूरी वो किताबें मौजूद थी। 9633 किताबें गायब थी, जिसमें से 6000 की अभी भी लगातार पता करने की कोशिश पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही थी। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है जौहर यूनिवर्सिटी से अंदर पहला तहखाना, उस कमरे के अंदर थी किताबें। दूसरा तहखाना, इसके अंदर भी किताबें थी। तीसरा, इसके अंदर किताबें थी और नीचे किताबों की भरमार अभी भी दिखाई दे रही है। चौथा, यहां पर बोरे के अंदर किताबें थी और ये किताबें अभी भी दिखाई दे रही हैं। जो इस समय आलिया मदरसा के जो प्रिंसिपल हैं वो भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि इन सभी पर नवाब स्टेट की मोहर लगी हुई है। हाथों में ये वो किताबें हैं जो कि लापता थी, गायब थी, और अब इनकी तलाश में जब टीम यहां पर पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। 4 ये कमरे और फिर उसके बाद 5वां कमरा दूसरी तरफ, यानी यहां पर भी 5वां, 6ठा, 7वां कमरा। ये 3 वो कमरे हैं जिसके अंदर किताबें थी और किताबों के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं, किताबों के पन्ने दिखाई दे रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में जब प्रशासन का बुलडोजर चला तो जमीन में छिपा हुआ गुनाह दुनिया के सामने आने लगा। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जमीन के नीचे जो मशीन मिली है, इसकी खोजबीन 2017 से ही शुरू है, जब से यूपी में योगी सरकार आई है। लेकिन मशीन बरामद हुई 5 साल बाद, वो भी 2 आरोपियों की निशानदेही पर। पुलिस की गिरफ्त में खड़े अनवार और सालिम दोनों समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम के काफी करीबी बताए जाते हैं, जिसका अंदाजा इन 2 तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पहली तस्वीर में अनवार और सालिम पुलिस की गिरफ्त में खड़े हैं। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली में आजम खान से मिले थे। तब अब्दुल्ला आजम के साथ गिरफ्त में खड़े आरोपी भी थे। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों अब्दुल्ला आजम के कितने करीबी हैं। अखिलेश यादव के साथ यही फोटो दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की वजह बनी और पुलिस के मुताबिक 5 साल पुरानी मशीन जमीन के नीचे से मिल गई। दरअसल 2 महीने पहले जुआ खेलते हुए अब्दुल्ला के दोस्तों अनवार और सालिम का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने तभी दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। अब्दुल्ला के दोनों करीबी एफआईआर के बाद से ही वांटेड थे। हाल ही में अखिलेश यादव जब आजम खान से मिलने दिल्ली पहुंचे तो दोनों उनकी फोटो में दिखाई दिए। इसके बाद से ही पुलिस एक्टिव हो गई और रविवार को दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। अब्दुल्ला आजम के दोस्त तो ने बताया अनवर ने और सलीम ने कि यहां पर वो किताबें हैं, तो उसके बाद यहां आया गया। इन्हीं खंभों से और इन्हीं बेत और साथ में जो रॉड से उनसे इस पूरी दीवार को तोड़ा गया और एक एक करके ये 7 कमरे मिले जिसके अंदर हजारों की संख्या में किताबें हैं और इस समय जांच पड़ताल की जा रही है। नीचे आप देखेंगे
सब जगह किताबें ही किताबें हैं। वो किताबें जो कि चोरी की गई, इन्हीं के ऊपर आरोप था कि ये किताबें चोरी हैं। और इन किताबों के ऊपर जो स्टैंप है वो स्टैंप नवाब एस्टेट की है, सामने दिखाई दे रही है वो स्टैंप। और इसीलिए इसी किताबों के ऊपर जो स्टैंप लगा हुआ है इनके ऊपर आरोप लगाया गया। और यहाँ पर आप देखें दूसरी तरफ भी ये जो कमरे हैं, क्योंकि पानी से लथपथ हो चुका था, पाइप्स यहाँ पर हैं, 7 कमरे तैयार किए गए और फिर जाकर यहाँ पर इन किताबों को रखा गया। पुलिस ने इस पूरे जो एरिया है उसको तोड़ा और फिर उसके बाद एक एक करके किताबें बरामद की। अनवार और सालिम की गिरफ्तारी के बाद सारे गड़े मुर्दे बाहर आने लगे। मुलजिम पकड़े गए थे अनवार और सालिम परसों। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि जो नगर निगम की मशीन थी सफाई करने वाली, वो उससे वहाँ से मंगाकर और यहाँ यूनिवर्सिटी में लाई गई थी। जब पुलिस ने नई सरकार बनने पर खोजना शुरू किया तो इन लोगों ने वो दबा दी थी। कल आप लोग जानकारी है, एक मशीन यहाँ पर दबी। अनवार और सालिम के कबूलनामे के बाद पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज की है, जिसमें 7 लोग आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान का नाम सबसे ऊपर है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी आरोपी हैं। रामपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खान, सुल्तान मोहम्मद खान, अनवार हुसैन, सालिम और तालिब को आरोपी बनाया गया है। रामपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खान की पत्नी और मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जमीन ने पूरे मामले को बकवास करार दे दिया। वो किताबें कैसे बरामद हो गई? वो 4 साल से क्वारंटीन है, वो पूरी बिल्डिंग CMO के पास 4 साल से उसकी चाबी है। वो कैसे आ गई? 4 साल से वो CMO के कब्जे में है बिल्डिंग। वो किताबें अब तक क्यों नहीं निकली? हो सकता है इन किताबों को दोबारा वहाँ रखा गया हो, क्योंकि 4 साल से वो बिल्डिंग CMO के पास है, उसकी बिल्डिंग की चाबी। जौहर यूनिवर्सिटी से 5 साल पुरानी नगर निगम की मशीन निकली तो दीवारों के पीछे से किताबों के बंडल निकल रहे हैं। जो लोग पकड़े गए उन्होंने उसको जाहिर किया। और ये बोरे के अंदर ये किताबें थी? हाँ, बोरे के अंदर किताबें थी सब, जो गल चुकी हैं बिल्कुल पूरी तरह। कमरे के अंदर बंद करके इसको इस तरीके से गला दिया गया। सोचे समझे तरीके से आपके मदरसे को टारगेट किया गया, चोरी की गई वहाँ से किताबें। लगता है आपको? हालात तो ऐसे लग रहे हैं इसको, इसके हिसाब से नहीं। किताबें तो पढ़ने वाले की नहीं होती हैं, जो पढ़ता है उसकी नहीं किताबें होना चाहिए। ये तो गलाने की नहीं है। आपके इन किताबों के ऊपर स्टैम्प भी है नवाब एस्टेट की। आपको कैसे पता लगा कि किताबें आपकी हैं? कई किताबें होंगी जो ठीक से। हाँ, स्टेट की मोहर लगी हुई है, मदरसा आलिया की मोहर लगी हुई है, दोनों तरह की मोहरें हैं। तो फिर उससे पता चल रहा है कि हमारी किताबें। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो काउंट कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। काउंट कर रहे हैं। हमारे उसके भी हैं, कॉलेज के लोग भी हैं और वो इसी जौहर यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं। नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी के नहीं, ओरिएंटल के हैं और डिस्ट्रिक्ट के उर्दू टीचर सब लगा रखे हैं। आरोप है कि ये किताबें मदरसा आलिया की हैं, जो साल 2019 में चोरी हो गई थी। तब इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। जून 2019 में मदरसा आलिया ने FIR दर्ज करवाई थी कि उनकी लाइब्रेरी से 9,633 किताबें चोरी हो गईं। उस वक्त के रामपुर के SP अजय पाल शर्मा की अगुवाई में जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारों को तोड़कर करीब 2,500 किताबें बरामद की गई थी, लेकिन 6,000 से ज्यादा किताबें रह गई थीं। पुलिस की पूछताछ में सालिम और अनवार ने किताबों का भी सुराग दे दिया और जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारों से किताबों का निकलना शुरू हो गया। उन्हीं मुलजिमों से जब रात में पुनः पूछताछ हुई और जो जुबैर हैं, इन्होंने एक मुकदमा लिखवाया था 2019 में। ये मदरसा आलिया के प्रधानाचार्य हैं। तो मदरसा आलिया से 9,633 किताबें उस समय चोरी हो गई थी और जिसमें से 2500 किताबें तो पुलिस ने बरामद कर ली थी और करीब 6,000 किताबें रह गई थी बरामद होने से। तो उन्होंने रात आकर बताया कि साहब मेरी किताबें भी इन्हीं लोगों ने छुपाई थी, इनकी सह पर छुपी थी, इन्हें वो जगह मालूम है जहाँ पर किताबें छुपाई गई। तो जो प्रधानाचार्य हैं जुबैर, उनके कहने पर इनसे फिर पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि हाँ हमें जानकारी है, जो हॉस्पिटल है वहाँ एक लिफ्ट है और लिफ्ट को नीचे से पाट दिया गया, उसी में सारी किताबें भरी हैं। अभी खुदाई इसकी जारी है, जो दीवार तोड़ कर किताबें निकाली गई हैं, उसी के अंदर और कई कमरे हैं। दीवार के अंदर से निकल रही किताबें बेशकीमती हैं। मदरसा आलिया लाइब्रेरी की स्थापना 1774 में
नवाब रामपुर ने की थी, जिसे राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। जौहर यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता आजम खां है और आलिया मदरसा का ताल्लुक पूरी तरह से रामपुर के नवाब से है। दोनों के बीच यानी आजम खां और साथ में रामपुर के नवाब के बीच की सियासी जंग जगजाहिर है। ऐसे में आज रामपुर के इसी जौहर यूनिवर्सिटी पर ये दीवार थी जिसे जब तोड़ा गया तो यहाँ पर वो सारी किताबें मिली जो कि आलिया मदरसा से चोरी की गई थी। इनमें से शाहिर अल बुखारी या फिर उसके साथ साथ मिर्जा गालिब के शागिर्द और जामा मस्जिद बनाने वाले नवाब अली कलवे की भी शायरी की किताबें बरामद की गई। और ये वो किताबें हैं जिन्हें बरामद करने के बाद अब यहाँ पर काउंटिंग की जा रही है। इसीलिए आलिया मदरसा के सभी सीनियर अधिकारियों को बुलाया गया, वहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं और वो सभी स्टैम्प के साथ उन किताबों को भी देख रहे हैं जिसके ऊपर स्टैम्प लगी है। और ये वो किताबें हैं जो वहाँ से गायब हुई और ये केवल आलिया मदरसा में ही बनती है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, चोरी का सबूत आज पुलिस को यहाँ से मिल गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।